Hello dear students, welcome to Education and All. Today we are going to discuss about the chapter carbon compounds. Okay. So dear students, if you have not watched the first chapter carbon, then go to the playlist and watch the video. There we have discussed important points related to carbon. And now we are going to explain fully or detailedly about the carbon compounds. तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग डिटेल इसमें जो है दिया हुआ है बुक का लाइन बाय लाइन जो हम लोग समझते जाएंगे, फिर इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट पैराग्राफ में क्या बोला है। यहाँ पे बोला गया है, देखो, लाइफ ऑन अर्थ हैज बीन पॉसिबल बिकॉज ऑफ द एलिमेंट्स कार्बन। ठीक है, ये वाला दिख रहा है आपको। Life on Earth has been possible because of the element carbon and its ability to form long chains of organic compounds. तो हमने यहाँ पे दो डाटा मार्क किए कि डाटा वन क्या है। डाटा वन ये है कि हमारा जो अर्थ है, अर्थ में जितने भी लाइफ हैं वो लाइफ कार्बन के वजह से ही पॉसिबल हुआ है। ठीक है, तो उसीलिए कहा गया लाइफ ऑन अर्थ हैज बीन पॉसिबल बिकॉज ऑफ द एलिमेंट कार्बन। तो कार्बन वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। फिर ये कहा गया है, तो ये क्यों पॉसिबल हो गया? ये जो लाइफ ऑन अर्थ है वो कार्बन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू फॉर्म लॉन्ग चेन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जितने भी हम लोग अपने चारों तरफ देख रहे हैं उस मैक्सिमम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सब कार्बन। जैसे कि हम लोग कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल लेंगे तो कार्बोहाइड्रेट में मेन एलिमेंट्स कौन कौन है? CHO। प्रोटीन में लेंगे तो CHON, यानी कि ये कार्बन हमेशा प्रेजेंट है। प्लास्टिक्स वो तो कार्बन से ही बना हुआ है। हम लोग का जो मेडिसिन कार्बन से बना हुआ है। हम लोग का जो यूज करते हैं क्लॉथ्स वो भी कार्बन से बना हुआ है। तो मैक्सिमम कार्बन से जुड़े हुए हैं। कार्बन कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन द ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द फॉर्म ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स। तो ये सभी लिविंग मटेरियल्स में मौजूद है, अलग अलग मटेरियल्स बना के। हम लोग जो खाते हैं वो भी कार्बन है, हम लोग खुद कार्बन है। जो चीज जलता है ना वो कार्बन है। ये जनरल थिंग्स में हो गया। तो कार्बन इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग बींग्स। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आफ्टर बर्निंग लीव ए ब्लैक रेसिड्यू। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसको जलाने के बाद थोड़ा सा काला का एक रेसिड्यू बचा खुचा बच जाता है। आम भाषा में बोले तो कोयला या राख या ऐसे कुछ बोल सकते हैं। तो जो कोयला बच जाता है ना, काला कलर का कुछ रेसिड्यू यानी कि बचा कुचा, उसे हम लोग कार्बन कहते हैं। तो ये कहाँ से मिला? लिविंग ऑर्गेनिज्म को बर्निंग करने के बाद मिला। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था कि जो भी चीज जलता है, जलने के बाद कुछ काला चीज देता है, वो हो गया आपका कार्बन। So this proves that all the living organisms contain carbon. इसी से प्रमाणित हो गया कि सारे living organisms का maximum percentage कार्बन है। The carbon compounds are rich source of energy. Okay. हम लोग एनर्जी को किस लिए यूज करते हैं? फ्यूल के लिए यूज करते हैं और डिफरेंट टाइप्स उसका यूजेस है। तो कार्बन कंपाउंड्स जो है ना, कोयला हो गया, वो क्या है? रिच सोर्स ऑफ एनर्जी है, उससे बहुत ज्यादा ऊर्जा पाया जा सकता है। देखो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कहा गया है सेकेंड पैराग्राफ में, ग्रीन प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड combine it with water molecules in the presence of sunlight to form carbohydrates. Thus, green plants convert energy of sunlight into chemical energy, so which is then stored as carbohydrate. The overall process is known as photosynthesis and may be written as 6CO2 plus 6H2O in presence of sunlight. C6H12O6 it is known as your carbohydrate or glucose also, and 6O2 ये निकलेगा यहाँ से। तो फोटोसिंथेसिस हम लोग पढ़े क्लास 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं। फोटोसिंथेसिस क्या है? ये जो लीफ है, लीफ में होता है, लीफ में क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल जो पिगमेंट है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का कैपेसिटी रखता है वो। तो सनलाइट के प्रेजेंस में उसको क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जो कि लीफ के स्टोमाटा से उसको मिल जाता है। क्या से मिलता है स्टूडेंट्स? स्टोमाटा। लीफ में जो छोटा छोटा टाइनी होल्स होता है ना, वो होता है स्टोमाटा। तो स्टोमाटा के जरिए उसको क्या मिल गया? कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया।
और वाटर कहाँ से मिलता है इसको? यस, वाटर मिलता है रूट से। तो रूट से वाटर मिल गया, लीफ से कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, और ये नेचर यानी कि सन से उसको सनलाइट मिल गया। इतना चीज यूटिलाइज करके जो क्लोरोफिल है दैट इज प्रेजेंट इन लीफ दैट प्रिपेयर्स फूड, दैट प्रिपेयर्स कार्बोहाइड्रेट। कार्बन का 6 एलिमेंट, हाइड्रोजन का 12 और ऑक्सीजन का 6, ये मिल के एक फिक्स्ड रेशियो में रहते हैं हमेशा। ये मिल के आपको कार्बोहाइड्रेट देते हैं। इसके साथ साथ जो ऑक्सीजन है वो एटमॉस्फेयर को चला जाता है, इसलिए ऑक्सीजन प्रोड्यूसर होते हैं प्लांट। और जितने हम लोग एनिमल्स हैं वो हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करते हैं, हम लोग रिलीज करते हैं। फोटोसिंथेसिस क्लियर हो गया। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्लांट प्रिपेयर्स कार्बोहाइड्रेट बाय यूटिलाइजिंग 6 molecules of carbon dioxide and 6 molecules of pure water. Okay, and in this process oxygen release out to the atmosphere. अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। ये फोटोसिंथेसिस का था, ज्यादा कुछ है नहीं, तो इसमें भी कार्बन का इंपॉर्टेंट रोल है। These carbohydrates provide energy to living organisms. Animals eat plants in the form of food and get energy released by carbohydrate. इसके पहले लाइन में हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि कार्बन कंपाउंड क्या है, रिच ऑफ एनर्जी सोर्स है, रिच सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो ये एनर्जी अभी क्या हो गया, ये देखिए यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट हुआ है। जो केमिकल एनर्जी था, सनलाइट एनर्जी था, वो यहाँ पे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। ठीक, लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फूड। ये फूड को हम लोग क्या करते हैं, एनिमल्स, ओके, जितने हम लोग जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, एनिमल्स ईट प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ फूड। घास फूस खाते हैं, पत्ते खाते हैं, उसका फल खाते हैं, एंड गेट एनर्जी रिलीज बाय कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट की एनर्जी को हम लोग यूटिलाइज करते हैं। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन द ऑक्सीजन कंबाइंस विद कार्बोहाइड्रेट्स टू लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये क्या बोला, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, जब हम लोग सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, ऑक्सीजन एक्सेप्ट करते हैं, वो होता है रेस्पिरेशन। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट के साथ कंबाइन हो जाएगा। इसका रिवर्स, ओके, तो कार्बोहाइड्रेट्स के साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो जाएगा तो वो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। ठीक, उसके साथ साथ वाटर एनर्जी, वाटर भी हो गया और थोड़ा सा एनर्जी भी लॉस होता है वहां पे। द कार्बन डाइऑक्साइड इज लिबरेटेड टू एटमॉस्फेयर। Thus, the cycling of carbon in biosphere is involving the fixing of carbon by plants during photosynthesis and its subsequent release during the process of respiration and decay of animal and plant bodies by purifying microorganisms. Sorry, putrefying. तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है फोटोसिंथेसिस से और ऑक्सीजन का यूटिलाइज होता है रेस्पिरेशन से। कार्बन डाइऑक्साइड का यूटिलाइज होता है फोटोसिंथेसिस में और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है रेस्पिरेशन में। तो इस तरह एक साइकिल सा चल रहा है, यहाँ पे एक यूटिलाइज कर रहा है एक प्रोसेस में, एक प्रोसेस में उसको प्रोडक्ट कर रहा है। तो इसी तरह यहाँ पे जो बायोस्फीयर हम लोग का एटमॉस्फेयर है, बायोस्फीयर भी बोल सकते हैं, वहां पे कार्बन कंपाउंड का जो अमाउंट है वो फिक्स्ड हो जा रहा है, ना घट रहा है ना बढ़ रहा है। But nowadays we are using so many fuels, and due to that burning of fuels, that they produces carbon dioxide. That's why the carbon dioxide level in our atmosphere is increasing day by day, and this causes greenhouse effect. You know it. In this way, the living world constantly exchanges carbon, oxygen, and hydrogen with the atmosphere. वायुमंडल से ऐसे ही हम लोग कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का लेन देन कर रहे हैं। हम लोग यूज करते हैं तो लोग प्रोड्यूस करते हैं, हम लोग प्रोड्यूस करते हैं तो लोग यूज करते हैं। सो दिस बायोकेमिकल प्रोसेस कॉन्स्टेंटली साइकिल कार्बन थ्रू द एनवायरमेंट एंड मेंटेन द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन एयर। हवा में इन दोनों का घनत्व को हमेशा बनाए रखते हैं इस साइकिल के जरिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ दिया नहीं था, उसने कुछ खास, आप ध्यान से समझोगे तो सब समझ जाओगे। नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। वेरी इजी हो गया ना।
हाइड्रोकार्बन्स में कौन कौन आ गया, हाइड्रो में हाइड्रोजन आ गया प्लस कार्बन में कार्बन आ गया, तो हाइड्रोजन और कार्बन दोनों मिलके जो कंपाउंड बनाएंगे उनको हाइड्रोकार्बन कहेंगे, और मेनली ये होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, सो हाइड्रोकार्बन इज ए टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स and hydrocarbons are formed by the combination or composed of carbon and hydrogen only, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। The largest source of all sorts of hydrocarbons are petroleum, natural gas and coal gas। तीन एग्जांपल दिया गया है हाइड्रोकार्बन्स का, एक हो गया आपका पेट्रोलियम, दूसरा हो गया आपका नेचुरल गैस, यहाँ पे दिया हुआ है बुक में, नेचुरल गैस भी एक सोर्स है हाइड्रोकार्बन का, और दूसरा हो गया कोल गैस। कोल तो देखें, फिर कोल गैस क्या है देखेंगे आगे। दे आर यूज्ड एज फ्यूल्स फॉर lubrications and as starting materials for a wide variety of industrial synthesis। तो इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल के हिसाब से भी यूज होता है, लुब्रिकेंट्स के हिसाब से भी यूज होता है, ग्राफाइट का इसका ज्यादा उपयोग होता है, हम लोग देखे थे कार्बन चैप्टर में, और इसको फ्यूल के हिसाब से यूज करते हैं। पेट्रोल यानी कि फ्यूल, पेट्रोल से आपको जो पेट्रोलियम है, पेट्रोल डीजल ये जो मिलते हैं, दीज आर द फ्यूल्स फॉर योर रनिंग व्हीकल्स। ओके, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक यहाँ पे कंपाउंड का नाम दिया है, आप देख सकते हो यहाँ पे मीथेन। मीथेन इज द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन, और इसे हम लोग आल्केन भी कहेंगे। कैसे कहेंगे, क्या कहेंगे, हायर क्लास में है इसका नेमिंग ऑफ कार्बन कंपाउंड्स है, यहाँ पे दिया हुआ होगा तो देखेंगे। It is a colorless, odorless gas that occurs abundantly in the nature as the chief constituent of natural gas, as a component fire damp in coal mines, and as a product of the anaerobic bacterial decomposition of vegetation under water. Hence, its alternate name is marsh gas. Methane is also produced industrially by the destructive distillation of bituminous coal in the manufacture of coal gas and coke oven gas। तो यहाँ पे मैं आपको समझाते चलता हूँ। मीथेन को हम लोग आल्केन भी कहते हैं। हम लोग देखेंगे कार्बन कंपाउंड्स में आल्कीन, आल्केन, आल्काइन, तीन कैटेगरीज होते हैं। तो उसमें एक कैटेगरीज है मीथेन, वहां पे आपको कार्बन के नंबरिंग के हिसाब से नेमिंग किया जाता है। जैसे एक कार्बन है तो मीथ होता है, मीथ लगा हुआ है यहाँ पे एक कार्बन। दो कार्बन है तो वहां पे ईथ लगा हुआ होगा, मीथ ईथ। तीन कार्बन है तो वहां पे आपको प्रॉप यूज होगा, प्रोपेन या प्रॉप। तो प्रोपेन, प्रोपाइन, प्रोपिन, ऐसा हम देखेंगे नेमिंग के हिसाब से। अभी जितना दिया उतना देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बोला मीथेन एक सिंपलेस्ट कार्बन हो गया, तो मैं आपको बता दूं मीथेन का जो स्ट्रक्चर होता है सिंपल है, एक कार्बन, तो उसके चारों तरफ कितना चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो 4 हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड फॉर्म करता है। ये हो गया आपका CH4, ये उसका स्ट्रक्चर है। फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, CH4। ओके, ये हो गया, आल्केन मिल गया आपको। अब आगे देखते हैं यहाँ पे, it is a colorless, odorless gas that occurs abundantly in nature as the chief constituent of natural gas। बहुत सारा डाटा दे दिया। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में इसका कोई कलर नहीं होता, ना ही इसका कोई गंध होता है, odorless। इसके साथ साथ ये किस में ज्यादा मौजूद होता है, किस में ज्यादा पाया जाता है, नेचुरल गैस में। तो नेचुरल गैस में क्या पाया जाता है, मीथेन। और हम लोग जो बॉर्न करते हैं क्या, हाँ, LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो एलपीजी में मेन क्या रहता है, इसको आप लोग मेरे को बताना कमेंट करके। एलपीजी में क्या मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, नेचुरल गैस में क्या बताया हम, नेचुरल गैस में मीथेन होता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे कहा गया है नेचुरल गैस एज ए कंपोनेंट फायर डैम्प इन कोल माइंस। कोयले का जो खदान होता है वहां पे समय समय पे आग लग जाता है, उसका मेन कारण यही है, वहां पे मीथेन गैस रिलीज होता है, उससे आग लग जाता है। एंड एज ए प्रोडक्ट ऑफ द एनएरोबिक बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेशन अंडर वाटर, हेंस इट्स अल्टरनेट नेम इज मार्श गैस। इसका नाम मार्श गैस क्यों हुआ, वेजिटेशन यानी कि होता है आप लोगों का प्लांटेशन, जैसे कि बहुत सारे पेड़ पौधे, फिर एनिमल्स जो भी उसमें एनवायरमेंट इकोसिस्टम में रहते हैं, वो क्या होता है,
हम लोग का जो नेचुरली जो डिजास्टर या फिर अर्थक्वेक या ऐसे कुछ आता है जिससे ये क्या होता है, अंडर वाटर सी लेवल के नीचे ये दब जाते हैं। तो सी लेवल के नीचे हाई प्रेशर है और टेम्परेचर भी है, तो इसमें क्या होता है, उसका डेस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है, ठीक। या फिर हम लोग कह सकते हैं सिंपली डिकम्पोजिशन होता है, बैक्टीरिया वायरस लोग इसको डिकम्पोज करते हैं। करने के बाद क्या होता है, ये गैस बनता है, स्टोर होकर रहता है, हम लोग फिर उसको निकालते हैं। पेट्रोल बनता है, हम लोग भी उसको निकाल के यूज करते हैं। तो ये जो है इसी वजह से मार्स गैस कहलाता है, क्योंकि उसका जो फॉर्मेशन है बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होता है एनएरोबिक। ओके, एरोबिक नहीं है, एनएरोबिक डिकम्पोजिशन होता है यहाँ पे हवा के गैर मौजूदगी में। ओके, तो ये सब टर्म हम लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे, अभी बस यहाँ पे जितना दिया है उतना समझो। जहां पे समझ में नहीं आता है जो टर्म, आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको बताऊंगा। अब देखो यहाँ पे मीथेन इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इंडस्ट्रियली बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ बिटुमिनस कोल। एक तरह का कोल है, हम लोग पढ़े एंथ्रासाइड, बिटुमिन्स, कोक, दीज आर द टाइप्स ऑफ कोल। तो बिटुमिनस कोल का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करेंगे तो हमको भी मिल सकता है मीथेन गैस इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कोल गैस एंड कोक। जब हम लोग कोक या कोल गैस तैयार करते हैं तो ये मिल सकता है आपको, जैसे इसको ओवन गैस के हिसाब से भी यूज किया जाता है। ओवन गैस, ओवन क्या करता है, किसी भी चीज को गर्म करता है सेफली। The activated sludge process of sewage disposal also produces a gas rich in methane. सीवेज क्या होता है, आप लोगों का जो नाली होता है उसमें जो भी मटेरियल्स हम लोग का वेस्ट मटेरियल्स डाल देते हैं, वो क्या होता है, जब वो उसको डिस्पोज किया जाता है बड़े से टंकी में, गड्ढे में, कहीं पे, यहाँ पे भी वो गैस प्रोड्यूस होता है। ओके, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ये आपका था मीथेन के बारे में, और भी है, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो दिखेगा। ये देखिए नेक्स्ट है, यहाँ पे दिया हुआ है A molecule of methane contains 1 atom of carbon linked to 4 atoms of hydrogen। इसे हमने आपको बता दिया है CH4। कमर्शियल नेचुरल गैस इज कम्पोज्ड ऑफ लार्जली ऑफ मीथेन। जो ज्यादा यूज किया जाता है ना उसमें मीथेन ही रहता है। कमर्शियल यानी कि ज्यादा वाणिज्यिक, यानी कि ज्यादा जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एंड इट्स चीप यूज हैज बीन एज ए फ्यूल बिकॉज ऑफ इट्स एबंडेंस। अब ये बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है तो इसको तो यूज करेंगे ही करेंगे ना। तो ज्यादा मात्रा में अवेलेबल तो क्या होगा, लो कॉस्ट होगा। ईज ऑफ हैंडलिंग, आसानी से उसको हम लोग रखाव कर सकते हैं। एंड क्लीनलीनेस, साफ सफाई भी। सो इट रेडिली बॉन्ड्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। बहुत अच्छी तरह से चलता है ये हवा के मौजूद में, यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। Methane is also produced in the intestine of ruminating animals such as cows and buffaloes and in the bodies of termites upon digestion of food। ये भी एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो गया। रूमिनेंट्स, रोडेंट्स, रूमिनेंट्स आप लोग पढ़े हो, जो लोग खाना को डायरेक्टली निगल जाते हैं फिर निकाल के आराम से उसको चबा चबा के हजम करते हैं। तो मेनली ये होते हैं काउज एंड बफेलोज। ये लोग जब अपना प्रोसेस ऑफ डाइजेशन जो भी है, फूड टेकिंग है, उसमें उनके इंटेस्टाइन से ये गैस रिलीज होता है। कौन सा गैस, मीथेन गैस। कोल गैस इज ए मिक्सचर ऑफ मीथेन, हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ये तीनों अगर मिल जाते हैं तो कोल गैस बनता है। ओके, तो ये आप समझे रहो बस, मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड से मिलके क्या बनता है, कोल गैस बनता है। इन लेबोरेटरी मीथेन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग ए मिक्सचर ऑफ सोडियम एसीटेट एंड सोडा लाइम। ये भी आप जान लिए रहो। लैब में इसको प्रिपेयर करने के लिए आपको अलग अलग चीज चाहिए। एक होता है सोडियम एसीटेट, उसका फॉर्मूला बहुत ईजी है, CH3COONA। एसीटेट का ये COO रहता है, आप लोग पढ़ोगे कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है ये सब पढ़ोगे। तो सोडियम एसीटेट को किसके साथ आपको रिएक्ट करवाना है, सोडा लाइम। सोडा लाइम होता है ये वाला, सोडियम हाइड्रोक्साइड को सोडा लाइम कहा गया है। अब ये दोनों के मिक्सर को क्या करोगे, हीट करोगे तो आपको सोडियम कार्बोनेट के साथ साथ मीथेन मिल जाएगा। तो ये लैब में यूज करते हैं ये प्रोसेस। अब देखो मीथेन गैस बॉन्ड्स विथ ए ब्लू फ्लेम फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड।
वाटर वेपर्स एंड एनर्जी। इसमें धुआं बहुत कम ही निकलता है, नहीं निकलता। तो मीथेन को जब जलाएंगे, ऑक्सीजन जहां पे वहां पे जलेगा श्योर। तो जहां पे जलाएंगे मीथेन को तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, थोड़ा सा वाटर वेपर भी निकलेगा और एनर्जी भी वहां से रिलीज होगा जिसको हम लोग यूज करते हैं। ओके, तो लैब में कैसे प्रिपेयर करते हैं समझ में आ गया। सोडियम एसीटेट के साथ सोडा लाइम, और जब मीथेन जलता है तो क्या मिलता है ये भी आपको मिल गया। अब आगे देखो मीथेन के बारे में। मीथेन इज सपोज टू बी ए गुड कुकिंग गैस। हम लोग जो बायोगैस यूज करते हैं ना, गोबर गैस प्लांट, बायोगैस, उसका भी मेन कॉन्स्टिट्यूएंट यही है मीथेन। द हजीरा बीजापुर जगदीशपुर pipeline is being built to supply natural gas from Mumbai high wells to मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। इसका सप्लाई किया जा रहा है यहाँ पे। At present natural gas is supplied for domestic use in the cities of Mumbai and बड़ोदरा। ये दोनों शहर में अभी घर घर भी सप्लाई किया जा रहा है डोमेस्टिक यूज, ताकि उससे कुकिंग हो सके। As carbon has 1 minute, okay, as carbon has the property of forming long chain compounds, therefore there are many other hydrocarbons। हम लोग अभी देखें एक उसका कंपाउंड CH4 मीथेन, जिसका भारी मात्रा में यूज होता है, बड़े बड़े शहरों में भी यूज होता है, गांव में भी यूज होता है। अब दूसरा कंपाउंड मैंने आपको बताया था, एक कार्बन है तो CH4 मीथेन, मीथ होता है, दो कार्बन है तो इथेन हो जाएगा। Ethane contains 2 carbon atoms linked to 6 hydrogen atoms, 1 carbon atom linked to 3 hydrogen atoms, giving a chemical formula C2H6 and is a gas। तो मैं इसका स्ट्रक्चर आपको बता दूं। जैसे हम लोग एक कार्बन में 4 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, तो मैं यहाँ पे एक जगह को खाली रखता हूं और बाकी जो जगह था उसको फिलअप कर देता हूं। ये CH3 हो गया। अब एक कार्बन, दो कार्बन बोला है तो कार्बन कार्बन से ही जुड़ेंगे, कार्बन कार्बन जुड़ गया और बाकी जो खाली जगह है उसको मैं फिलअप कर लेता हूं। ओके, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे ANEN है, फिर YNE होगा, फिर ENE होगा, मीथेन, मीथिन, मिथाइन। ये बॉन्ड के हिसाब से अलग अलग होगा, हम लोग बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, C2, दो कार्बन है C2 और हाइड्रोजन कितना हो गया, इसका 3 हो गया, इसका 3 हो गया। लेकिन गिनेंगे तो देखो ये वाला फील्ड हो गया, इसके चारों तरफ 4 इलेक्ट्रॉन से एक्स्ट्रा फील्ड है, क्योंकि कार्बन का 2 and 4 होता है ना, K सेल में 2, L सेल में 4, तो इसको और 4 चाहिए, 4 मिल गया, इसको भी 4 चाहिए, 4 मिल गया, तो C2H6। ओके, ये फॉर्म होता है। और ये भी एक गैस है। उसी तरह 3 कार्बन हो गए तो एक हाइड्रोजन को क्या करेंगे, मिटा देंगे। एक हाइड्रोजन की जगह में हम लोग कार्बन को ले लेंगे और उसके चारों तरफ फिर से हाइड्रोजन को बैठा देंगे कार्बन के। जब C3 हो जाएगा, C3H8 हो जाएगा। तो इसी तरह एक फिक्स्ड कितना आगे हो रहा है, एक एक हाइड्रोजन की जगह में कार्बन को रिप्लेस करके आगे बढ़ते चलेंगे। तो एक होगा तो मीथ, 2 होगा तो ईथ, 3 हो गया तो प्रोपेन। ओके, और 4 हो गया तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। मैंने आपको एक क्वेश्चन किया है, एलपीजी का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, तो अभी मैंने नाम लिया ब्यूटेन। ये ब्यूटेन उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। And is also a gas. Butane has a 4 carbon atoms linked to 10 hydrogen atoms, C4H10, and is also a gas. Although propane and butane are gases, but can be easily liquefied under pressure. Liquefied petroleum gas LPG kept under pressure in cylinders for domestic use is propane, butane, or a mixture of two. आप सिर्फ प्रोपेन को भी रख सकते हो, सिर्फ ब्यूटेन को भी रख सकते हो, दोनों का मिक्सर को भी रख सकते हो। तो ये एलपीजी का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट हो गया। Since these gases have no odor, कोई भी गंध नहीं होता, it is mixed with a small amount of smelling agent mercaptan। तो एलपीजी का बदबू नहीं होता, वो होता है मॉर्केप्टेन का बदबू। ये बदबू से ही हम लोग जानते हैं कि गैस लीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। To detect its leakage, in all these fuel gases, methane has 55,000 kilojoule per kilogram heat value, whereas ethane, propane, and butane have 50,000 kilojoule per kilogram heat value। इसका ज्यादा हुआ कि नहीं मीथेन का,
इथेन और प्रोपेन का कम है। हाइड्रोकार्बन्स containing up to 5 carbon atoms in their molecules are gaseous at ordinary. 5 carbon atoms in their molecules, जैसे हाइड्रोकार्बन containing up to 5 कार्बन, हम लोग कितना देखें, मीथेन C1, इथेन C2, प्रोपेन C3, ब्यूटेन C4 और पेंटेन हो जाएगा आपका मीथित प्रोप ब्यूट पेंट, ठीक है, ये आपका हो जाएगा C5। तो ये तो हम लोग देखें, इतना तक ही क्या होते हैं, हम लोग गैसियस स्टेट में रहते हैं, पाया जाता है। तो यहाँ पे देखो रूम टेम्परेचर की बात कहा गया ऊपर लाइन में, बट द हाइड्रोकार्बन्स हैविंग 6 और मोर कार्बन एटम्स इन देयर मॉलिक्यूल्स आर लिक्विड अंडर नॉर्मल कंडीशन। जनरल टेम्परेचर में प्रेशर में वो लोग लिक्विड हो जाते हैं। C5 तक का क्या होता है, C5 तक का वो लोग गैसियस स्टेज में पाया जाता है। अगर C6 हो गया, वहां से उससे ज्यादा कार्बन का नंबर बढ़ गया, तो वो लोग जनरली लिक्विड स्टेज में पाए जाते हैं। यहाँ पे देखो प्रॉपर्टीज ऑफ सम हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो मीथेन का CH4, इथेन का C2H6, प्रोपेन का C3H8 एंड ब्यूटेन का C4S10। ओके, मेल्टिंग पॉइंट -120 डिग्री सेंटीग्रेड, बॉइलिंग पॉइंट -161 डिग्री सेंटीग्रेड, कैलोरिक वैल्यू 55,000, किलो जूल वैल्यू किलो जूल। अब यहाँ पे उसका भी दिया हुआ है -183 डिग्री सेंटीग्रेड, -89 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट ना 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, देख सकते हो आप, इसलिए क्विक फायर पकड़ता है। सभी क्विक फायर पकड़ते हैं, वैसे कुछ नहीं है। और इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है -138 डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस बहुत ज़्यादा है ये। तो ये हो गया उसका प्रॉपर्टीज, किसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, किसका मेल्टिंग पॉइंट लो है, आप यहाँ से देख सकते हो। तो डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया ना, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं फ्यूल से आगे बढ़ेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह और वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू।